Hello friends, this is Sar Gupta and welcome back to Percham. Last time we did polity test series. That test series was completely based on one particular book, namely Lakshmikant, and that was to cater the needs of UPSC exam. But this time we are before you with economy test series. And the special feature of it is that this test series will not cater only the needs of UPSC exam but also of CDS, SSC, RRB, etc. In short, it will cater the needs of multiple central and state exams. So I firmly believe that this test series is going to be very helpful for you. So without any doubt, you all should take a part in it. And one more thing, in this test series, we will cover questions topic by topic. For example, आज का हमारा टॉपिक है मनी बार्टेड टू क्रिप्टो, यानी कि आज हम ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि मोर और लेस एवोल्यूशन ऑफ मनी से रिलेटेड है, बार्टर सिस्टम से रिलेटेड है, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, मेटेलिक मनी से रिलेटेड है. सो कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे एंड इस टॉपिक से क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, यूपीएससी में आ चुका है, एसएससी में आ चुका है, आरआरबी में आ चुका है. सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वन मोर थिंग, अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या फिर किसी ग्रुप डी सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सबके लिए हमने परचम ऐप पे जीए कोर्स लाया है. एंड दिस जीए कोर्स इज वेरी मल्टी डायमेंशनल, इज वेरी हॉलिस्टिक एंड इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देंगे, साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी फैकल्टी से आपको स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस पढ़ने को मिलेगी. यहाँ आपको ये दो ऑप्शंस रहेंगे, इधर आप एक कंबाइंड कोर्स ले सकते हैं या फिर आपको इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अभी तक कुछ नहीं हुई है एंड आपको हर एक सब्जेक्ट की गाइडेंस की जरूरत है तो यू शुड गो फॉर कंबाइंड कोर्स. बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इकोनॉमिक्स कंप्लीट है, आपका साइंस कंप्लीट है, आपका ज्योग्राफी कंप्लीट है बट हिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा डाउट्स है तो आप हिस्ट्री का इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हैं. सो इन दैट सेम वे आप इकोनॉमिक्स का भी इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हैं, ज्योग्राफी का भी इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हैं. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट यू कैन चेक इट आउट इन परचम ऐप. सो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ. पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है. क्वेश्चन है, इन इंडिया द मिनिमम डेनोमिनेशन कॉइन एक्सेप्टेबल फॉर ट्रांजेक्शन इज, यानी कि भारत में लेन देन के लिए स्वीकार न्यूनतम मूल्य का सिक्का कौन सा है. ऑप्शन ए 25 पैसा, ऑप्शन बी 50 पैसा, ऑप्शन सी 1 रुपी, ऑप्शन डी 5 रुपी. बहुत इजी क्वेश्चन है. इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 50 पैसा. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन सी यानी कि 1 रुपी में कंफ्यूज हो गए होंगे बट वो गलत है. वो गलत इसलिए है क्योंकि अगर आप लीगली देखें तो इवन 50 पैसा इज स्टिल एक्सेप्टेबल फॉर ट्रांजेक्शन. वो बात अलग है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में 1 रुपी से नीचे के कॉइन को यूज नहीं करते बट लीगली यानी कि लॉ बुक्स में आज भी 50 पैसा इज अ लीगल टेंडर, यानी कि इट इज एक्सेप्टेबल फॉर ट्रांजेक्शन. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. यानी कि ये थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था बट स्टिल इजी था. अगर आपने पढ़ा होता इकोनॉमिक्स को अच्छे से तो ये आपसे बनता. क्वेश्चन नंबर 2, ये तो बहुत ही इजी है. द 1 रुपी नोट बेयर्स द सिग्नेचर ऑफ, यानी कि 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं, किसके साइन होते हैं. ऑप्शन ए गवर्नर आरबीआई, बी फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री, सी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि सचिव वित्त मंत्रालय, डी नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं. तो किसके साइन होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं उनका सिग्नेचर होता है 1 रुपी की नोट के ऊपर. ये आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है. ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. अगर बात करें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन इशू कॉइन्स अप टू ₹1000, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार 1000 तक के सिक्के मिंट कर सकती है. और ये पावर इसको कहां से मिलती है? कॉइनेज एक्ट 2011 के थ्रू. वन मोर थिंग कि ₹1 का जो नोट होता है वो कौन साइन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी. और यहां से हमारा क्वेश्चन फ्रेम हुआ था. ठीक है, बात करें अगर आरबीआई की तो आरबीआई करेंसी नोट्स को प्रिंट करता है बट
₹1 नोट को छोड़ के, क्योंकि ₹1 नोट कौन प्रिंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बाकी जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं, ₹2 के नोट, ₹5 के नोट, ₹10 के नोट, ₹20 के नोट, 2000 के नोट, वो सारे कौन प्रिंट करेगा? वो सारे कौन इशू करेगा? आरबीआई। एंड ये पावर उसको कहां से मिलती है? आरबीआई एक्ट 1934 से। एंड जो करेंसी नोट्स होते हैं जिनको आरबीआई इशू कर रहा होता है, उनमें किसके साइन होते हैं? उनमें आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फियाट मनी? ऑप्शन ए ₹2000 नोट, ऑप्शन बी डीमोनेटाइज ₹1000 नोट, ऑप्शन सी चेक, ऑप्शन डी ₹10 कॉइन। अब ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपको पता होगा कि फियाट मनी क्या होता है। सो अगर आपको पता है कि फियाट मनी क्या है, तब तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चेक, क्योंकि बाकी सारे जो है वो फियाट मनी है, बट केवल चेक एक ऐसी चीज है जो कि फियाट मनी आप कंसीडर नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये फियाट मनी क्या है, तो इसको समझते हैं। फियाट मनी, किसी भी पार्टिकुलर चीज को हम फियाट मनी तभी बोलेंगे जब वो 2 कंडीशंस को फुलफिल करेगी। पहला, इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल करेंसी कॉइन, फिजिकल करेंसी नोट, वर्चुअल कॉइन, डिजिटल कॉइन और क्रिप्टो कॉइन। यानी कि ऐसी कोई चीज जो कि कॉइन्स के फॉर्म में हो, नोट्स के फॉर्म में हो, या फिर वर्चुअल कॉइन हो, डिजिटल कॉइन हो या क्रिप्टो कॉइन हो, तब हम उसको फियाट मनी बोल सकते हैं। तब हम उसको ये कह सकते हैं कि उसने पहली कंडीशन फुलफिल कर ली फियाट मनी की। बात करें चेक की, तो चेक ना तो कॉइन है, ना तो नोट है, ना तो एक वर्चुअल कॉइन है, ना ही डिजिटल कॉइन है, ना ही क्रिप्टो कॉइन है। तो चेक तो पहली कंडीशन ही नहीं फुलफिल कर रहा था, इसलिए हमने उसको फियाट मनी नहीं कहा। एंड दूसरी कंडीशन क्या होती है फियाट मनी की? इट मस्ट बी इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ अ किंग, क्वीन, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। और उसको इशू कौन करना चाहिए? इशूइंग अथॉरिटी कौन होनी चाहिए? या तो सरकार, या सेंट्रल बैंक, या फिर किंग या क्वीन। तो चेक की बात करें तो चेक कौन इशू करता है? चेक तो एक इंडिविजुअल इशू करता है, एक नॉर्मल सा पर्सन इशू करता है। वो ना किंग होता है, ना क्वीन होता है, ना ही सरकार होती है, ना सेंट्रल बैंक होती है। इसलिए हम उसको फियाट मनी कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें 2000 रुपए की नोट की, तो 2000 रुपए की नोट कौन इशू कर रहा है? सेंट्रल बैंक इंडिया का। तो सेकंड कंडीशन फुलफिल कर ली। एंड पहली कंडीशन भी फुलफिल कर ली, क्योंकि 2000 रुपए का नोट एक नोट है और नोट होना ही कंडीशन है पहली। ठीक है ना? तो आपको समझ आ रहा है फियाट मनी की क्या कंडीशन है? ठीक है, बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। पंचमार्क कॉइन्स वर मेनली मेड अप ऑफ, ऑप्शन ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी कॉपर, डी लेड। यानी कि सोना या चांदी या तांबा या सीसा। सो जो पंचमार्क कॉइन्स होते थे वो मेनली किससे बनते थे? ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिल्वर। यानी कि पंचमार्क कॉइन्स ज्यादातर मुख्य रूप से किससे बने होते थे? सिल्वर यानी कि चांदी से। अब यहां आपको पंचमार्क कॉइन्स के रिगार्ड में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी गई है कि पंचमार्क कॉइन्स मेनली सिल्वर के बनते थे। दे वर पॉपुलर इन मौर्यन एरा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इनके पीरियड पे ये बहुत ज्यादा फेमस थे। एंड इनमें होता क्या था कि मेटलिक पीसेस जो होते थे उनको सिंबल से स्टम्प किया जाता था। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है पंचमार्क कॉइन्स का। ठीक है, फिर आए गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन सबसे पहले किसने इशू किया था इंडिया पे? इंडो ग्रीक्स ने इशू किया था, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ये फ्रेम किया जा सकता है कि हु वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। सो आंसर होगा इंडो ग्रीक्स। एंड सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किया था? गुप्ता डायनेस्टी ने। ठीक है, फिर उसके बाद कॉपर कॉइन्स, लीड कॉइन्स, पोटिन कॉइन्स, कुप्रोनिकल कॉइन्स एंड बहुत सारे कॉइन्स आए। एंड ये एक आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है एंड इसके बारे में आप डीपली हिस्ट्री पे पढ़ोगे। फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन, आरबीआई कैन इशू करेंसी नोट्स ऑफ अप टू, यानी आरबीआई किस सीमा तक के करेंसी नोट जारी कर सकता है? जैसे हमने पढ़ा था कि कॉइन्स जो है भारत सरकार 1000 तक के प्रिंट कर सकती है, 1000 तक के मिंट कर सकती है। इन दैट सेम वे आरबीआई कितने तक के नोट्स प्रिंट कर सकती है? ऑप्शन ए ₹1000, ऑप्शन बी ₹2000, ऑप्शन सी ₹5000 एंड ऑप्शन डी ₹10,000। सो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ₹10,000। यानी कि आरबीआई 10,000 तक के नोट प्रिंट कर सकती है। फिलहाल सबसे हाईएस्ट नोट कौन सी है हमारी? 2000 रुपए की नोट जो कि सर्कुलेशन पे है। बट आरबीआई चाहे तो 10,000 तक की नोट्स को प्रिंट कर सकती है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। चार ऑप्शंस हैं आपके पास और आपको ये बताना है कि लीगल टेंडर का सबसे करेक्ट मीनिंग इन चारों में से कौन समझा रहा है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 पे ये क्वेश्चन आ चुका है, सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, द मनी which is tendered in courts of law to defray the fee of legal cases. Option B, the money which a creditor is under compulsion to accept in settlement of his claims. Option C, the bank money in the form of checks, drafts, bills of exchange, etc. And option D, the metallic money in circulation in a country. ये चार ऑप्शंस हैं। अब आपको ये बताना है कि लीगल टेंडर की सही मीनिंग क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। यानी कि ऐसा मनी, ऐसा पैसा जो क्रेडिटर को एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा अपने क्लेम्स को सेटल करने के लिए। यानी कि वो डिनाई नहीं कर सकता कि मैं इस पैसे को नहीं लूंगा अपने क्लेम्स को सेटल करने के लिए। समझ आ रही है कि बात आपको? नहीं। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का सिक्का हो गया। 10 रुपए का सिक्का आप समझ लो कोई किसी इंडिया की शॉप पे गए एंड आपको 10 रुपए की चिप्स लेने हैं एंड आपने उसको 10 रुपए के सिक्के दिए एंड उसने मना कर दिया, तो वो गलत होगा क्योंकि 10 रुपए का सिक्का लीगल टेंडर है एंड कोई आपको मना नहीं कर सकता उसको एक्सेप्ट करने से। आ रही है बात आपको समझ के? नहीं। ठीक है, अब थोड़ा बहुत लीगल टेंडर को डिटेल में समझते हैं। लीगल टेंडर से पहले हमने फियाट मनी का कॉन्सेप्ट समझ लिया था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था एंड लीगल टेंडर में भी ये कॉन्सेप्ट यूज पे आएगा। किसी भी मनी को हम लीगल टेंडर तभी बोल सकते हैं जब वो दो कंडीशंस फुलफिल करती है। पहला कि वो फियाट मनी हो एंड फियाट मनी के खुद के दो कंडीशन है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एंड दूसरा कंडीशन ये है, इट मस्ट बी लीगली वैलिड फॉर ऑल डेब्ट्स एंड ट्रांजैक्शन थ्रू आउट द कंट्री। यानी कि वो लीगली वैलिड हो ट्रांजैक्शन के लिए थ्रू आउट द कंट्री। आ रहा है आपको समझ? यानी कि आप उस पैसे से ट्रांजैक्शन कर सके पूरी कंट्री में, तभी आप उसको लीगल टेंडर कहोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो 1000 रुपए की नोट की, 1000 रुपए की नोट एक फियाट मनी है क्योंकि वो एक नोट के फॉर्म में है, साथ ही साथ उसको इशू किसने किया था? आरबीआई ने, यानी कि सेंट्रल बैंक ने। तो वो फियाट मनी है बट वो लीगल टेंडर नहीं है क्योंकि वो दूसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, क्योंकि दैट 1000 नोट इज नो मोर लीगली वैलिड फॉर ऑल डेब्ट्स एंड ट्रांजेक्शन थ्रू आउट द कंट्री। यानी कि अब आप उस 1000 रुपए के नोट को यूज नहीं कर सकते ट्रांजेक्शन के लिए, तो वो लीगली वैलिड नहीं है। इस कारण 1000 रुपए की नोट जो है वो लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन स्टिल वो फियाट मनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं आपको? अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार कमेंट पे डाल देना, हम नेक्स्ट सेशन पे वापस समझा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। इन जून 2021 which country became the first country to grant legal tender status to Bitcoin? यानी कि जून 2021 में कौन सा देश बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला पहला देश बना? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी एल सल्वाडोर। ये चार ऑप्शंस हैं। बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा किस देश ने दिया था सबसे पहली बार? आपको ये बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एल सल्वाडोर। ये चीज आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत ज्यादा न्यूज पे था, सो यहां से क्वेश्चन इजीली पूछा जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल वेनेजुएला ने अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की थी जिसका नाम था पेट्रो एंड इस क्रिप्टो करेंसी की खास बात यह है कि इसकी प्राइस लिंक्ड है ऑयल बैरल की प्राइस से। अगर हम बात करें बिटकॉइन की तो उसकी प्राइस इज ऑल बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन, बट पेट्रो की प्राइस लिंक्ड होगी ऑयल बैरल की प्राइस से। यानी कि जब ऑयल बैरल की प्राइस बढ़ेगी तो पेट्रो की प्राइस बढ़ेगी, और अगर ऑयल बैरल की प्राइस कम होगी तब पेट्रो जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी प्राइस भी कम होगी। आ रहा है आपको समझ? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेट्रो जो क्रिप्टो करेंसी है वो किस कंट्री ने लॉन्च की है, तो इसका सही आंसर होगा वेनेजुएला। ठीक है, एंड एल सल्वाडोर वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया है कि वो इट वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एक्सेप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि एक मार्शल आइलैंड करके कंट्री है, उसने खुद की एक सॉवरेन क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है सॉवरेन, यानी कि SOV। तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है,
वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड कॉल्ड बॉन्ड आई वाज लॉन्च्ड बाय, यानी कि दुनिया का पहला ब्लॉकचेन बॉन्ड जिसे बॉन्ड आई कहा जाता है उसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी डब्ल्यूएचओ, ऑप्शन सी आईएमएफ एंड ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने बॉन्ड आई करके ब्लॉकचेन बॉन्ड इशू किया था, और कहां इशू किया था? ऑस्ट्रेलिया पे। सो ये दोनों चीज क्लियर होनी चाहिए कि वर्ल्ड बैंक ने बॉन्ड आई करके ब्लॉकचेन बॉन्ड इशू किया था एंड इशू कहां किया था? ऑस्ट्रेलिया पे। क्वेश्चन नंबर 9, आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर। आई बिलीव आरटीजीएस वर्ड आप सभी ने अपनी लाइफ पे कभी ना कभी सुना होगा, बट इस आरटीजीएस वर्ड की मीनिंग क्या है, इस आरटीजीएस वर्ड का फुल फॉर्म क्या है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन बी रियल टाइम गारंटीड सेटलमेंट, ऑप्शन सी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और ऑप्शन डी रियल टाइम ग्रॉस स्ट्रेटेजी। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सो ये आपको याद रखना है। ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है आरटीजीएस, नेफ्टी एंड आईएमपीएस के रिगार्ड में। दीज थ्री आर वन ऑफ द वेज ऑफ मेकिंग ई पेमेंट्स। बात करें आरटीजीएस की, तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेफ्टी का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आईएमपीएस का है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आरटीजीएस को आप यूज कर सकते हो 2 लाख से 2 लाख करोड़ तक के ट्रांजैक्शंस को सेटल करने के लिए। नेफ्टी को आप यूज कर सकते हो 10 लाख तक के ट्रांजैक्शन सेटल करने के लिए, आईएमपीएस को 5 लाख तक के ट्रांजैक्शंस के लिए। आरटीजीएस आर मेंट फॉर लार्ज स्केल ट्रांजैक्शंस, नेफ्टी फॉर रिटेल कंज्यूमर्स, इवन आईएमपीएस फॉर रिटेल कंज्यूमर्स। आरटीजीएस में जो सेटलमेंट होता है वो इंस्टेंट होता है, तुरंत होता है। नेफ्टी पे अबाउट 30 मिनट्स लग जाते हैं। आईएमपीएस में भी सेटलमेंट इंस्टेंट होता है। आरटीजीएस की जो फैसिलिटी है वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल होती है। नेफ्टी भी, आईएमपीएस भी, यानी कि तीनों राउंड द क्लॉक अवेलेबल होते हैं। आरटीजीएस में कोई चार्ज नहीं लगता, नेफ्टी में भी कोई चार्ज नहीं लगता। आईएमपीएस की बात करें तो वहां चार्ज लग सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन है। तो हो सकता है कि आपका सर्विस प्रोवाइडर आपसे चार्ज ले या फिर ना ले, डिपेंड करता है आपके बैंक पे, आपके सर्विस प्रोवाइडर पे। सो आईएमपीएस पे चार्ज लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सिक्योरिटी पेपर मील इज एस्टैब्लिश्ड एट। सो जो सुरक्षा पेपर मील है जहां करेंसी नोट्स के लिए पेपर प्रिंट होते हैं वो कहां है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी देवास, ऑप्शन सी होशंगाबाद, ऑप्शन डी जयपुर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ऑप्शन सी होशंगाबाद, और होशंगाबाद कहाँ है? मध्य प्रदेश में, यानी कि हार्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सांची स्तूप इज डिपिक्टेड ऑन करेंसी नोट ऑफ। हमने देखा है कि जो हमारे नोट्स होते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं की फोटो होती है, कहीं ना कहीं की इमेजेस होती है। तो एक ऐसा नोट भी है हमारे पास जिसमें पीछे सांची स्तूप की इमेज होती है। तो वो कौन सा नोट है? ऑप्शन ए ₹10, ऑप्शन बी ₹100, ऑप्शन सी ₹200, ऑप्शन डी ₹500। याद करो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ₹200। ठीक है, यानी कि 200 रुपए की नोट के पीछे किसकी इमेज होती है? सांची स्तूप की। सांची स्तूप कहाँ है? भोपाल के पास, मध्य प्रदेश में है। एंड इसे बनवाया किसने था? अशोक ने। एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट स्तूप ऑफ इंडिया। ठीक है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हर एक करेंसी नोट के पीछे किसकी इमेज है। प्राइमरली जो न्यू महात्मा सीरीज की करेंसी नोट्स है जो कि इशू की गई थी डिमोनेटाइजेशन के बाद। तो बात करें 10 रुपए की नोट की, तो उसके पीछे सन टेम्पल की इमेज है जो कि कहाँ है? कोणार्क, उड़ीसा में। एंड इसे बनवाया किसने था? नरसिम्हा देव वन करके एक राजा थे, उन्होंने बनवाया था। और यह कोणार्क टेम्पल की इमेज। बात करें 20 रुपए की नोट की, तो उसके पीछे एलोरा केव्स की इमेज है। और ये जो 20 रुपए की नोट है वो किस कलर की होती है? ग्रीनिश येलो कलर की। ठीक है। 50 रुपए की नोट की बात करें तो उसके पीछे है इमेज हम्पी की, जो कि कर्नाटक में है। 100 रुपीज की नोट के पीछे रानी की वाव की इमेज है जो कि सरस्वती रिवर पतन पे है। एंड रानी की वाव इज कंसिडर्ड एज द यूनेस्को हेरिटेज साइट। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। 200 रुपए की नोट के पीछे जैसा कि हमने पढ़ाई था कि सांची स्तूप है जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश पे है, ये आप देख सकते हो। ₹500 के पीछे रेड फोर्ट है जो कि दिल्ली पे है। एंड इसे बनवाया किसने था? मुगल एम्पेरर शाहजहां ने। ठीक है, बहुत ही अच्छी फोर्ट है।
एंड बहुत ही ज्यादा मैजेस्टिक है, बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है। एंड लास्ट है हमारा 2000 रुपए की नोट, जिसके पीछे इमेज है मंगलयान की, या फिर हम कहें मॉम की, यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन की, जो कि लॉन्च किया था हमारे देश ने 2013 में। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंडिया की, बिकॉज इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड who was able to catch the orbit of Mars in its maiden attempt. So ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी हमारे देश के लिए, एंड इतनी बड़ी अचीवमेंट थी इस कारण हमने 2000 रुपए की नोट के पीछे इसको डिपिक्ट भी किया। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये यूपीएससी सीडीएस 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। फर्स्ट, in India the minimum denomination coin acceptable for transaction is 50 paise. Second, coins below 50 paise is not a legal tender for payment. बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। Which of the statement given above is or are correct? Option A only one, option B only two, option C both one and two, option D neither one nor two. इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है, मिनिमम डेनोमिनेशन कॉइन जो एक्सेप्टेबल है ट्रांजैक्शन के लिए 50 पैसा है, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी देखा था पहला, और दूसरा भी बिल्कुल सही है क्योंकि 50 पैसे के नीचे जो होंगे वो लीगल टेंडर नहीं होंगे, है ना। सो ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू वुड बी राइट, क्योंकि अगर ऑप्शन वन सही है तो ऑप्शन टू ऑटोमेटिकली सही होगा, क्योंकि ऑप्शन वन पे ही पहले लिखा हुआ है कि 50 पैसा ही मिनिमम डेनोमिनेशन कॉइन है इंडिया पे। तो 50 पैसे के नीचे तो सब इलीगल है ना। लॉजिक भी लगा सकते हो, अगर आपको पहला पता है सही है तो दूसरा भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस करेक्ट टर्म। यहां थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई लगता है क्वेश्चन में। इन शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से आप समझते क्या हो। तीन ऑप्शन है आपके पास, यानी कि तीन लाइन्स है, उन तीनों में से आपको बताना है कि आपको क्या लगता है। ठीक है, पहला, it is a networking of banks branches which enables customers to operate their accounts regardless of where they open their accounts। यानी कि एक बैंक के ब्रांचेस का नेटवर्क है जिसके थ्रू जो कस्टमर्स होते हैं वो अपने अकाउंट्स को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, it is an effort to increase RBI's control over commercial banks through computerization। ये एक आरबीआई की तरफ से स्टेप है जिसके थ्रू आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के ऊपर अपना जो एफर्ट है, अपना जो कंट्रोल है वो बढ़ा रहा है। ऑप्शन थ्री, इट इज अ डिटेल्ड प्रोसीजर बाय विच अ बैंक विथ ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इज टेकन ओवर बाय अनदर बैंक। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े बैंक्स, वो छोटे छोटे बैंक्स को एक्वायर करते हैं, जो बैंक्स दिवालिया घोषित होने वाले हैं। ठीक है, सो करेक्ट क्या है? ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू एंड थ्री, ऑप्शन सी वन एंड थ्री, ऑप्शन डी वन टू एंड थ्री। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वन ओनली, यानी कि जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है वो बेसिकली बैंक्स ब्रांचेस का नेटवर्क है जिसके थ्रू कस्टमर्स जो है वो अपने अकाउंट्स को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं irrespective of where they have opened their bank account। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स अबाउट बिटकॉइन। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी सीडीएस 2017 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए, इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी। ऑप्शन बी, इट इज जनरेटेड थ्रू कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। ऑप्शन सी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड इट एज अ लीगल टेंडर इन जनवरी 2016। सो आपको बताना है कि सही क्या है। ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी वन एंड टू ओनली, ऑप्शन सी टू एंड थ्री, ऑप्शन डी वन टू एंड थ्री। एंड सॉरी, ये तीन ऑप्शंस नहीं है, तीनों लाइन्स है, तीनों स्टेटमेंट्स हैं। सो आपको अब सही ऑप्शन बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वन एंड टू ओनली, यानी कि बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। बिल्कुल सही है, वो एक डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी है जो कि बेस्ड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, सही है, सॉरी सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है, क्योंकि बिटकॉइन को जनरेट किया जाता है कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम से। हम बोलते हैं ना बिटकॉइन माइनिंग, बिटकॉइन माइनिंग, तो ये माइनिंग का मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स है, कॉम्प्लेक्स कोड्स होते हैं बिटकॉइन में, उनको सॉल्व करना। और उनको कैसे सॉल्व करोगे? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम से। सो ऑप्शन बी भी सही है, ठीक है, तभी बिटकॉइन जनरेट होगा। एंड ऑप्शन सी तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने कभी भी बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित ही नहीं किया इंडिया में। इनफैक्ट आज भी बिटकॉइन लीगल टेंडर नहीं है, भले ही हमारी सरकार ने
उसके ऊपर 30% टैक्स जरूर लगा दिया हो, बट लीगल टेंडर उसको अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मनी मल्टीप्लाई इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद ऑप्शन ए इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन बी इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल, ऑप्शन सी इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन डी इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। यानी कि मनी मल्टीप्लाई कब इंक्रीज होता है, चार ऑप्शन हैं आपके पास। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है क्योंकि इसका आंसर आपको तभी बनेगा जब आपने मनी मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझा हो। सो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल। सो मनी मल्टीप्लायर है क्या? देखो, मनी मल्टीप्लायर बेसिकली ये है कि समझ लो आपके पास है 100 रुपए, आपने वो 100 रुपए बैंक में जमा कर दिए। ठीक है। अब बैंक जो है उन 100 रुपए में से 10 रुपए अपने पास रखता है रिजर्व में और बाकी 90 रुपए लोन में बांट दिया। ठीक है। तो समझ लो मैंने जमा किए थे 100 रुपए बैंक पे, बैंक ने 10 रुपए अपने पास रखे और 90 रुपए आपको लोन में दे दिए। ठीक है। अब आपके पास जो 90 रुपए गए वो आपने किसी दूसरे बैंक अकाउंट में डाल दिए। ठीक है। मेरा बैंक अकाउंट था एसबीआई में और आपका बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो आपने वहां 90 रुपए डाल दिए। तो देखो क्या हो रहा है, मैं अपना बैंक अकाउंट चेक करूंगा तो मेरे को 100 रुपए शो होगा क्योंकि मैंने 100 रुपए बैंक में जमा किए थे। एंड आप अपना बैंक अकाउंट चेक करोगे तब आपको 90 रुपए शो होगा क्योंकि आपने 90 रुपए जमा किए बैंक ऑफ बड़ौदा में, जो आपने लोन लिए थे एसबीआई से। ठीक है। बट रियलिटी में पैसा कितना था? 100 रुपए। उस 100 रुपए से पैसे बन कितने गए? 190। इसी को हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। एंड मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू ही इकोनॉमी चलती है। ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर कब बढ़ेगा? जब ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा डालेंगे बैंक पे। तो मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी में तभी बढ़ेगा जब बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी लोगों की। और इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप बहुत कुछ और भी पढ़ सकते हो। एंड अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप आरआरबी का इकोनॉमिक्स कोर्स या फिर एसएससी का इकोनॉमिक्स कोर्स परचम ऐप में ले सकते हैं एंड उसके थ्रू आप इन चीजों को समझ सकते हो। अब ये थोड़ा बहुत मनी मल्टीप्लाई इफेक्ट के बारे में समझाया गया है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दैट इज की banks only hold a fraction of money of their customer deposits as reserve. Rest is used to make loans and thereby create new money. It creates money multiply effect. यानी कि बैंक जो है अपने कस्टमर्स का थोड़ा बहुत पैसा ही रिजर्व के रूप में रखती है, बाकी पैसा वो लोन्स के रूप में बांट देती है एंड इस प्रोसेस के थ्रू वो नई मनी क्रिएट करती है। एंड ये जो बैंकिंग सिस्टम है, इस बैंकिंग सिस्टम को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। एंड इंडिया के बैंक्स इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। ठीक है। अब ये मनी मल्टीप्लायर को समझाने का एक एग्जांपल है कि कोई एक पार्टिकुलर कस्टमर है ए, उसने बैंक वन में 100 रुपए जमा कराए, बैंक वन ने 90 रुपए की लोन दे दिए उस 100 रुपए में से, और 10 रुपए अपने पास रिजर्व कर लिया। अब 90 रुपए जिसके पास गए उसने अपना पैसा बैंक टू में जमा कराया, बैंक टू ने 81 रुपीज अपने पास 81 रुपीज लोन में बांट दिए और 9 रुपीज अपने पास रखे। फिर 81 रुपीज जिसको मिले लोन में उसने अपना पैसा बैंक थ्री में जमा कराया। अब बैंक थ्री ने क्या किया, 72.9 रुपीज लोन में बांट दिया और 8.1 रिजर्व में रख लिया। ऐसा ही करते करते प्रोसेस चलती रही और लास्ट में जो टोटल मनी क्रिएटेड होगी वो कितना होगा, 1000। यानी कि 100 रुपए से हमने कितना मनी क्रिएट कर लिया, 1000। सो ऐसी चीजें चलती है, इसी को बोलते हो आप मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। एंड मनी मल्टीप्लायर को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, M3 डिवाइडेड बाई M0। अब ये M3 क्या है, M0 क्या है, उसके लिए आपको मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। एंड अगर आप समझना चाहते हो, एकदम कंक्रीट तैयारी करना चाहते हो, तो आप आरआरबी का इकोनॉमिक्स कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सो M3 अपॉन M0 होगा 1000 अपॉन 100 इक्वल टू 10। एंड सो मनी मल्टीप्लाई इफेक्ट होगा वो कितना होगा, 10। ठीक है। वन मोर थिंग जो आपको हमेशा याद रखनी है कि किसी भी फंक्शनल इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर हमेशा ही 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि अगर मनी मल्टीप्लायर 1 से कम है इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्वेशन का रेट है 100%। यानी कि बैंक के पास जितना आ रहा है उसका 100% उसको रिजर्व करके रखना पड़ रहा है। यानी कि अगर कोई 100 रुपए जमा कर रहा है तो बैंक को 100 रुपए अपने पास रखना ही रखना पड़ रहा है, वो 100 रुपए लोन पे नहीं दे सकती, 1 रुपए भी लोन पे नहीं दे सकती। यानी कि मनी मल्टीप्लाई इफेक्ट 1 से 0 है, तो 1 से अगर 0 है तब बैंक काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोन नहीं दे पाएंगे तो वो इंटरेस्ट कहां से पे करेंगे, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। आ रहा है आपको समझ? सो अगर बैंक लोन ही नहीं दे पा रहे तो इकोनॉमी फंक्शन नहीं कर पाएगी।
इसलिए हमेशा ही मनी मल्टीप्लाई इफेक्ट 1 से ज्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डिमांड लायबिलिटी ऑफ बैंक? इन चारों में से क्या चीज बैंक्स की डिमांड लायबिलिटी नहीं है? ऑप्शन ए करेंट डिपॉजिट, ऑप्शन बी फिक्स डिपॉजिट, ऑप्शन सी सेविंग्स अकाउंट, ऑप्शन डी डिमांड ड्राफ्ट। यानी कि चालू खाता, सावधि खाता, बचत खाता और मांग पत्र। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फिक्स डिपॉजिट्स, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट्स एक ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं बैंक पे जो कि आप कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते, कि आपका आज मन हुआ कि आज मेरे को एफडी से पैसे निकालने तो जाके निकाल लो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। निकाल भी लोगे तो आपको फाइन लगेगा, आपके पैसे कटेंगे। बट अगर बात करें करंट अकाउंट की, सेविंग्स अकाउंट की, डिमांड ड्राफ्ट की, तो आप इन अकाउंट से पैसा कभी भी निकाल सकते हो और इनमें आपको चार्ज नहीं लगता, ठीक है। वो बात अलग है कि आप 5 बार से ज्यादा निकालते हो या फिर 10 बार से ज्यादा निकालते हो, डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट कहाँ है, तो वो थोड़े बहुत चार्ज लगते हैं, वो डिफरेंट चीज है। बट आप यहाँ जो पैसे होते हैं वो मतलब आप कभी भी निकाल सकते हो इन अकाउंट्स पे, ए सी और डी पे, बट फिक्स डिपॉजिट्स पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट लिक्विड इन नेचर? यानी कि निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में सबसे कम तरल है? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी पेंटिंग, ऑप्शन सी डिमांड डिपॉजिट, ऑप्शन डी शेयर्स। अब आपको बताना यह है कि सबसे कम लिक्विडिटी किसकी है, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पेंटिंग। अब समझते हैं कैसे। सबसे पहले आप समझो कि लिक्विडिटी का मतलब क्या है। लिक्विडिटी का मतलब है ईज ऑफ कन्वर्टिंग एन असेट इनटू कैश, यानी कि किसी भी चीज को आप कितना इजीली कैश में कन्वर्ट कर ले रहे हो, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। सो आपके ऑप्शंस क्या क्या थे? गोल्ड, पेंटिंग एंड बहुत सारी चीजें। तो गोल्ड को आप इजीली लिक्विडिफाई कर सकते हो, आपको पैसे की जरूरत है, आप सोने की दुकान पे गए, किसी भी गोल्ड शॉप पे गए, आपने बेचा, आपको पैसे मिल गए। बट पेंटिंग में ऐसा नहीं है ना। पेंटिंग ऐसा तो है नहीं कि आपको हर गली पे, हर मोहल्ले पे पेंटिंग खरीदने वाला कोई मिल जाएगा, ठीक है। पेंटिंग खरीदने वाले जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, वो तो मतलब पेंटिंग खरीदना एक शौक की चीज है, तो पेंटिंग की लिक्विडिटी बहुत कम है, ठीक है। इसलिए उन चारों ऑप्शंस में हमने पेंटिंग को सिलेक्ट किया था। इन दैट सेम वे अगर हम गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और लैंड की बात करें तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी गोल्ड की है, फिर उससे कम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, एंड लास्ट में आएगी लैंड की, क्योंकि जमीन ऐसा तो है नहीं कि डेली कोई ना कोई जमीन खरीद ले, है ना। तो लैंड की भी लिक्विडिटी कम है क्योंकि जमीन खरीदने वाला भी जल्दी नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 18, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी करके एक थ्योरी थी, वो किसने प्रोपाउंड की थी? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ऑप्शन ए अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन बी रागनर नक्से, ऑप्शन सी रागनर फ्रिस्ट एंड ऑप्शन डी जेएम कैनिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जेएम कैनिस। अब ये जेएम कैनिस क्या थे, कौन थे, एंड ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या है उसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। सो जेएम कैनिस का पूरा नाम है जॉन मायनर्ड कैनिस, एंड इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी है जिसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि पब्लिश हुई थी 1936 में। एंड इस बुक पे उन्होंने एक थ्योरी का मेंशन किया था जिसका नाम था लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, एंड इस थ्योरी का मेंशन एनसीईआरटी की बुक क्लास 12 पे है, सो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पीपल कीप मनी इन लिक्विड फॉर्म दैट इज कैश विद देम फॉर 3 मोटिव्स, यानी कि लोग कैश 3 मोटिव्स के लिए रखते हैं। पहला है ट्रांजेक्शन मोटिव, यानी कि चीजें खरीदने के लिए, दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव यानी कि इमरजेंसी पर्पस के लिए, एंड तीसरा है स्पेक्युलेटिव मोटिव यानी कि असेट डिमांड ऑफ मनी। यानी कि अगर समझ लो कि गोल्ड की प्राइसेस एकदम से कम हो गई एंड आपके हाथ में पैसा है तो आप जल्दी से जाके गोल्ड खरीद लाओगे क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस कम हो गई। इन दैट सेम वे जमीन की प्राइसेस एकदम से कम हो गई, कोई मजबूरी में अपनी जमीन बेच रहा है और बोल रहा है कि भाई मेरे को बस पैसे दे दे जल्दी से और तू ये जमीन खरीद ले, तो उस समय भी आपके पास अगर हाथ में कैश है तो आप जल्दी से उस सस्ती जमीन को खरीद लोगे और प्रॉफिट पे रहोगे, तो ये है स्पेक्युलेटिव मोटिव, ठीक है। सो ये थी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी और इसको प्रोपाउंड किसने किया था? जॉन मायनर्ड कैनिस ने। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प्स इन प्रोमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन कंट्री। सो जो एनपीसीआई है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ा रही है हमारी कंट्री में। सेकेंड स्टेटमेंट है एनपीसीआई हैज लॉन्च्ड रुपे अ कार्ड पेमेंट स्कीम। सो जो रुपे करके एक कार्ड पेमेंट स्कीम है वो किसने लॉन्च की है? एनपीसीआई ने। ये सही है कि गलत?
सो विच इज और आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। एनपीसीआई जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ा रही है हमारे देश में। इनफैक्ट ये एनपीसीआई ही थी जिसने भीम ऐप लाया, जिसने हमारा जो बोलते हैं फास्टैग वाला सिस्टम लाया। सो एनपीसीआई बहुत ही अच्छे अच्छे काम कर रही है एंड एनपीसीआई ने ही रुपए को लॉन्च किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, who among the following was the chairman of the committee on deepening digital payment appointed by RBI? So RBI ने जो deepening digital payment committee बनाई थी उसके चेयरमैन कौन थे? ये सीडीएस 2019 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए एचआर खान, ऑप्शन बी नंदन नीलेकानी, ऑप्शन सी एनआर नारायण मूर्ति, ऑप्शन डी संजय जैन। ये एक बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नंदन नीलेकानी। सो ये चेयरमैन थे डीपनिंग डिजिटल पेमेंट कमेटी की जो आरबीआई ने अपॉइंट की थी। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी? चार ऑप्शन है आपके पास और आपको ये बताना है कि इन चारों में से क्या एक प्राइमरी फंक्शन है मनी का। ऑप्शन ए मेजर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन बी स्टोर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन सी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन डी एम्प्लॉइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेजर ऑफ वैल्यू। सो ये एक प्राइमरी फंक्शन है मनी का। फंक्शंस ऑफ मनी की बात करें तो बेसिकली मनी के तीन फंक्शंस होते हैं एज पर एनसीईआरटी: प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटिजेंट फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के अंदर आएगा मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंडरी के अंदर स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, डिफर्ड पेमेंट्स। कंटिजेंट फंक्शन के अंदर बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम इन फाइनेंशियल मार्केट, एम्प्लॉइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्रिएशन एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम वाया टैक्सेशन एंड मैनी अदर। सो अब इन फंक्शंस को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप कोर्स पे इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि हर एक फंक्शन को आपको अगर अच्छे समझना है तो थोड़ा बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। एंड यहाँ टेस्ट सीरीज है तो हम उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू यूज गोल्ड कॉइन्स? ये हमने पढ़ा था। ऑप्शन ए गुप्ता डायनेस्टी, ऑप्शन बी इंडो ग्रीक्स, ऑप्शन सी नंद डायनेस्टी, ऑप्शन डी मौर्य डायनेस्टी। तो सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंडो ग्रीक्स। और ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है कि इंडो ग्रीक्स ने सबसे पहले इशू किया था गोल्ड कॉइन्स को। बट गुप्ता डायनेस्टी एक ऐसी डायनेस्टी थी जिसने गोल्ड कॉइन्स बहुत ज्यादा इशू किए थे, सबसे ज्यादा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, आरबीआई कैन इशू कॉइन्स ऑफ अप टू, यानी कि आरबीआई किस सीमा तक के सिक्के जारी कर सकता है? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए ₹100, ऑप्शन बी ₹500, ऑप्शन सी ₹1000, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। कई सारे बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन सी चूज किया होगा, यानी कि 1000, बट वो गलत है, क्योंकि कॉइन्स कौन इशू कर सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई तो कॉइन्स इशू ही नहीं कर सकती। तो ये तो मतलब क्वेश्चन ही गलत था, यानी कि ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव हमारा सही होगा। आ रहा है आपको समझ? सो थोड़ा बहुत ट्रिकी भी क्वेश्चंस रहते हैं, आपको समझना पड़ेगा। ये चीज हमने डिस्कस कर ली है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइन्स इशू करती है अप टू ₹1000, आरबीआई नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फियाट मनी? ऑप्शन ए ₹500 नोट, ऑप्शन बी बिटकॉइन, ऑप्शन सी डिमोनेटाइज ₹1000 नोट, ऑप्शन डी डॉलर नोट्स। ये एक इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमने फियाट मनी के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, तो ये आपसे बनना ही चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन फियाट मनी की पहली कंडीशन को फुलफिल तो करता है क्योंकि वो एक क्रिप्टो कॉइन है, बट दूसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, क्योंकि बिटकॉइन सेंट्रल बैंक इशू नहीं करता या फिर गवर्नमेंट भी इशू नहीं करती है। बिटकॉइन कौन इशू कर रहा है? एक डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इशू कर रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इशू कर रही है। इस कारण हम बिटकॉइन को फियाट मनी कंसीडर नहीं करेंगे। एंड बाकी जो 500 रुपए की नोट है, जो डिमोनेटाइज ₹1000 नोट है या फिर डॉलर नोट्स है, वो सारी एक फियाट मनी है। ठीक है। ये थोड़ा एक टेबल है जो कि आपको समझाएगा कि फियाट मनी क्या होती है और लीगल टेंडर क्या होता है। इंडियन कॉइन्स एंड नोट्स जो भी है वो फियाट मनी है और लीगल टेंडर भी है, बट बिटकॉइन ना तो फियाट मनी और ना ही लीगल टेंडर है। जो डिमोनेटाइज नोट्स हैं वो फियाट मनी है बट लीगल टेंडर नहीं है। जो डॉलर नोट्स हैं वो फियाट मनी है बट इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है, यूएसए में लीगल टेंडर है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो फियाट मनी भी नहीं है और फियाट मनी नहीं है तो लीगल टेंडर भी नहीं है, क्योंकि लीगल टेंडर की एक कंडीशन ये है कि मनी को फियाट मनी होना पड़ेगा। ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना, तभी आपसे बनेंगे।
बिकॉज रटने से कुछ नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, इन अ गुड इकोनॉमी मनी मल्टीप्लाइज ऑलवेज, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी लेस देन 1, ऑप्शन सी मोर देन 1, ऑप्शन डी इक्वल टू 1। इस चीज को हमने डिस्कस कर लिया था, सो आई बिलीव इसका आंसर सभी से बनता होगा, एंड इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। सो डू कमेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड आपको आज का सेशन कैसा लगा वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि ETS 02 में, ETS मतलब इकोनॉमी टेस्ट सीरीज, एंड जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम बजट 2022-2023 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी कि जो हमारा बजट है ना इस साल का, उसके क्वेश्चंस लेंगे, वहां से क्वेश्चंस उठाएंगे। सो आप प्लीज बजट को पढ़ के आना, क्योंकि जो नेक्स्ट सेशन होगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और बहुत मजा आएगा, ठीक है। सो बजट को पढ़ लेना, एंड जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का वो आप कमेंट करो, आपको क्लास कैसी लगी उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।